Yes, we were doing this. So this is the point of full employment equilibrium, and our aggregate demand and supply, they are meeting at this point, which is beyond full employment. So this difference which is getting created due to this additional demand, या excess of demand, so that difference is known as inflationary gap, और the same thing is also called excess demand. ठीक है, डायग्राम की फॉर्म में इसी को चीज को कह देते हैं inflationary gap, and it is equal to this level of AB. ठीक है जी. अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे. इम्पैक्ट है कि up to this OL level, all people, all resources in the economy, their number, their quantity was up to this level only, and all those have got employment, they all are working. So there is no more scope of increasing employment. ठीक है, no additional chances of increasing employment are there, because already whatever resources were there, including especially labor, all those are already working. ठीक है, तो कोई उसको और नहीं बढ़ा सकते, because all are working. And secondly, when all are working, तो they are producing their best possible output, best optimal output. जो भी सारे लोग काम करके बना सकते हैं वो सारा बना ही रहे हैं, तो और उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है. ठीक है, कोई आदमी उससे ज़्यादा बनाने के लिए ये तो नहीं है कि लगातार बिना सोए बिना रेस्ट किए वो 24 आवर्स ही प्रोडक्शन करते रहेंगे, ऐसा नहीं. मतलब एट द मोस्ट कोई लोग जो दिन में काम कर सकते हैं 8 आवर्स, 9 आवर्स, 10 आवर्स, जितना भी कर सकते हैं, दे आर ऑलरेडी डूइंग. सो देयर इज फर्दर नो चांस ऑफ इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज इंक्रीजिंग आउटपुट. देन व्हाट इज लेफ्ट? तो कोई इम्पैक्ट होगा. अगर कोई चीज़ होती है, इकोनॉमिक्स में वी आर स्टडिंग anything, it leads to something else also. कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा. तो वो रिएक्शन, where is it taking place? That reaction is taking place in case of prices. ठीक है, तो अब सप्लाई उतनी की उतनी है, ये नहीं बढ़ रही है, ये जितनी प्रोडक्शन हो सकती थी कर रहे हैं, बट डिमांड अभी भी बढ़ रही है. तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? देयर विल बी राइज इन जनरल प्राइस लेवल. इन्फ्लेशन जिसको बोल देते हैं, या कह देते हैं इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज, या इन्फ्लेशन, या महंगाई बोल देते हैं आम बोलचाल के वर्ड्स में. तो दैट इन्फ्लेशन टेक्स प्लेस. अब अगर आपको याद हो, एक हमने पीछे डायग्राम, पीछे या लास्ट ईयर भी किया था, दिस साइक्लिकल फ्लक्चुएशन. उसमें करते हैं ना, फर्स्ट ऐसे अपवर्ड वेव लाइक कर्व दिखाते हैं, तो उसमें पहले आती है बूम पीरियड, देन रिसेशन, देन डिप्रेशन, देन रिकवरी. तो ये वाला जो फेज है, ये एक्सेस डिमांड का, इन्फ्लेशनरी गैप का, ये बूम पीरियड को शो करता है. तो उसमें भी यही बोलते हैं ना कि लोगों की देयर इज एक्सेस डिमांड, पीपल आर डिमांडिंग ए लॉट, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, इट गिव्स प्रॉफिट्स टू द प्रोड्यूसर्स. तो सेम थिंग इज हियर. यही वो फेज है कि जब डिमांड ज़्यादा है और प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है, तो ये इसका इम्पैक्ट पड़ता है ओनली प्राइसेस राइज. तो यहाँ पे यू कैन गेट वन क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, या व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड. आगे डैश डैश हो सकता है, या ऑन विच थिंग, ऐसे कुछ भी करके. तो यू विल राइट कि इसका इम्पैक्ट इज ऑन प्राइसेस, दे टेंड टू राइज. ठीक है जी. विद दिस कॉन्सेप्ट कम्स टू एन एंड. क्या क्या देना है इसमें? मीनिंग, देन डायग्राम, देन रीजंस, ब्रीफ में, नो लेंथी एक्सप्लेनेशन, रीजंस, एंड देन 3 इम्पैक्ट्स. 3 इम्पैक्ट में लिखना है नो इम्पैक्ट ऑन आउटपुट, नंबर सेकेंड नो इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, बट नंबर 3 देयर इज इंक्रीज इन प्राइस लेवल. बस ये 3 लिखने हैं. ठीक है जी. चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं. बिल्कुल इसका कॉन्ट्रेरी सेम स्टेप्स के ऊपर ही करना है. डेफिशिएंट डिमांड, ये मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए DEFI लिख दिया कई जगह, तो वो डेफिनेशन नहीं है, डेफिशिएंट डिमांड के लिए वर्ड यूज हो रहा है. ठीक है. नाउ डेफिशिएंट डिमांड क्या है? डेफिशिएंट डिमांड मीन्स दैट सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. पहले मोर देन किया था ना, डिमांड ज़्यादा थी तो एक्सेस था, तो ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं. अब यहाँ पे डेफिशिएंट का मतलब होता है कम होना, कमी होना, रिडक्शन होना, शॉर्टफॉल होना, स्केयरसिटी होना. ठीक है, कमी की सेंस में. तो यहाँ पर है कि व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई corresponding to full employment equilibrium. तो then the situation which arises, that is called deficient demand. मतलब जो इक्वालिटी है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, तो जो इक्वालिटी है वो तो है ही है, बट इन रियलिटी AD एंड AS आर ऑल्सो बिकमिंग इक्वल टू ईच अदर बिफोर दैट पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. मतलब कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस मोर. वो सोच रहे हैं कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट क्या हैं, दीज ऑल आर एक्स एंटी कॉन्सेप्ट्स. अभी प्लानिंग ही कर रहे हैं, डिजायर्ड है. तो प्रोड्यूसर्स आर थिंकिंग, सप्लायर्स आर थिंकिंग टू प्रोड्यूस मोर, टू सेल मोर, बट जो बायर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, दे आर नॉट प्लानिंग टू स्पेंड मोर.
बनाने वाले तो बनाना ज़्यादा सोच रहे हैं, बट खरीदने वाले लोग ज़्यादा वो जाना नहीं चाह रहे हैं, वो नहीं अपनी ज़्यादा डिमांड करना चाह रहे हैं, वो अपनी सेविंग ज़्यादा करना चाह रहे हैं. ड्यू टू एनी रीज़न दे डोंट वांट टू गो टू मार्केट्स अगेन एंड अगेन, एंड दे आर नॉट हैविंग इंटरनल अर्ज फॉर बाइंग थिंग्स. कई बार होता है ना, कई बार तो हमारा बड़ा दिल करता है कि हम मार्केट जाएं, कुछ खरीद के आएँ, है ना. बहुत मतलब वैसे ना भी कोई काम हो तो भी चले जाते हैं, कुछ एक आधी चीज़ ले आते हैं. और कई बार ऐसे होता है कि चाहे हमारे पास मनी भी है, टाइम भी है, हमारा दिल ही नहीं कर रहा है, वी डोंट वांट टू गो, हम कुछ और ही अपने मन में सोच रहे होते हैं. तो इन स्पाइट ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स स्टिल वी डोंट वांट टू गो. ठीक है, तो सेम थिंग इज हियर कि जो बायर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनका नहीं दिल कर रहा है, दे आर नॉट प्लानिंग टू बाय मोर. तो ऐसी सिचुएशन में AD विल बी लेस देन AS. ठीक. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. नाउ अगेन इनिशियल डायग्राम इज सेम, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पहले यही बनाना है आपने. ठीक. तो ये AS की लाइन है, ऑलरेडी सेम. OL लेबर थी इकोनॉमी में, ऑल आर वर्किंग, मैक्सिमम आउटपुट दे आर ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग, नो मोर चांस ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट हेयर एट दिस L लेवल. तो इक्वालिटी यहाँ पर हो रही है, इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक. तो अब क्या हो रहा है, नाउ इन रियलिटी ये दिस इज एन आइडियल सिचुएशन विच इज रिक्वायर्ड या विच इज डिजायर्ड इन द इकोनॉमी, बट इन रियलिटी ये सिचुएशन नहीं हो रही है. नाउ एग्रीगेट डिमांड इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ दिस डिमांड. इसके कम हो रही है डिमांड, एग्रीगेट डिमांड. तो जब कम दिखाना होता है तो वी शुड ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू दिस लाइन बट बिलो दिस. इसके नीचे दिखाएंगे ना तभी कमी दिखा सकते हैं. तो अब जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड की लाइन है वो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन. ठीक है. अब आपने इक्विलिब्रियम की सेम कंडीशन, कहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है, वेयर AD AS आर इक्वल टू ईच अदर. तो ये AD की लाइन है, ये वाली लाइन जा रही थी ऊपर AS की लाइन, ये वाली जो ऊपर जाके पैरेलल हुई है. नाउ इक्वालिटी इज हियर, दिस इज पॉइंट S. ठीक है, ये कोई भी नाम रख लो इसका, RS या कुछ भी, एनीथिंग. तो अब ये पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम इज टेकिंग प्लेस. अब इससे आप एक लाइन नीचे ड्रॉ करिए जरा. नाउ द एक्चुअल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी दैट इज OL1. ठीक है, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस के साथ टच करने का मतलब कि हमने देखना है कितनी एम्प्लॉयमेंट का लेवल कितना है या इनकम का लेवल कितना है. तो अब इन रियलिटी OL1 लेबर आर गेटिंग वर्क एंड प्रैक्टिकली OL लेबर इज अवेलेबल. ठीक है, ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा है, OL लेबर इज अवेलेबल. इतने लोग अवेलेबल हैं जो काम कर सकते हैं, काम करने की हालत में हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं. बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली जो है रियल सिचुएशन में ओनली OL1 लोगों को काम मिल रहा है. क्यों मिल रहा है, क्योंकि डिमांड ही इतनी है, चीज़ें ही इतनी बनानी है, उससे ज़्यादा डिमांड ही नहीं है. तो ये वाला जो बीच में गैप है, ये वाला गैप L1 एंड L के बीच का गैप, दिस इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज या अंडर एम्प्लॉयमेंट, सीधा ही, या अंडर यूज्ड या अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज, कोई भी वर्ड लिख सकते हैं. तो इसका मतलब कि इतनी लेबर अभी है, अगर उनको भी काम पे लगाया जाता तो अभी और ये एग्रीगेट सप्लाई और प्रोडक्शन इनकम और भी बढ़ाई जा सकती है. बट इट इज़ नॉट हैपनिंग. क्यों नहीं हो रहा है, बिहाइंड दिस देयर इज ओनली वन रीज़न कि भाई एग्रीगेट डिमांड उतनी नहीं है. लोगों को काम पे तो कोई तभी लगाएगा ना अगर सामान बिकेगा. सामान बिक नहीं रहे, मार्केट में डिमांड है नहीं, तो प्रोड्यूसर्स जितनी डिमांड है उसके हिसाब से ही लोगों को काम पे लगाते हैं. और जो बाकी के लोग हैं दे आर इनवॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड पीपल. मतलब इनवॉलंटरीली वो काम चाहते हैं बट काम मिल नहीं रहा है. ठीक. क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर इतनी जो डिमांड है वो एग्रीगेट डिमांड वो कम है. ठीक है जी. तो अब इसका मतलब हो गया ये वाला जो पार्ट है, आई फॉरगॉट टू राइट हियर, यू कैन नोट डाउन इन योर डायग्राम. ये वाला जो पार्ट है ये R, और यहाँ भी कुछ नाम लिख लेना है, तो कोई भी पॉइंट लिख लीजिए. TL L नहीं लिखना, L को छोड़ के जो पहले यूज किए हैं वो पॉइंट्स को छोड़ के RM लिख लेना. RM, ये वाला जो गैप है बीच में, ये वाला पैरेलल लाइंस के बीच में, दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप. ठीक है, प्लीज नोट कर लेना, मैं लिखना भूल गई. ये वाला जो गैप है दिस इज डिफ्लेशनरी गैप. यहाँ पर कोई भी पॉइंट आप नाम लिख लीजिएगा. सो डिफ्लेशनरी गैप हैज रिजन बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टफॉल ऑफ एग्रीगेट डिमांड. इज इट क्लियर बेटे. ठीक है, इसके होने का रीजन क्या है, क्योंकि इतनी डिमांड कम है. तो जितनी डिमांड कम है उसी को क्या कहते हैं, डेफिशिएंट डिमांड, या उसी को डायग्राम की फॉर्म में उसी चीज को कह दिया जाता है डिफ्लेशनरी गैप. ठीक. इसका मतलब क्या है, ये अगेन आई एम टेलिंग, ये मेन काम की चीज है. अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो रहा है यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, जबकि डिजायर्ड और रिक्वायर्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज एट R पॉइंट.
तो बीच का जो ये गैप है, इसका मतलब ये रिसोर्सेज को भी दे आर नॉट गेटिंग वर्क बिकॉज ऑफ शॉर्टफॉल ऑफ दिस एग्रीगेट डिमांड, एंड दिस शॉर्टफॉल इज नोन एज डेफिशिएंट डिमांड, और डायग्रामेटिकली दिस शॉर्टफॉल इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है जी। अब इसका है कि इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, व्हाट कैन बी द कॉजेज। अगर ये ऐसा है, एग्रीगेट डिमांड कम है, तो क्या रीजंस हैं। तो नाउ लेट अस सी, जो पहले किए हैं बिल्कुल उनका रिवर्स कर देना है आपने। ठीक है, अगर मान लो आपको ना भी याद हो ना, पेपर में ये आ जाए और आपने याद किया हुआ एक्सेस डिमांड के, बस आप उनको अपने माइंड में याद करो, उनका ऑपोजिट करके लिख देना। जो एक्सेस का रीजन है वो इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट इज दैट। अगेन 5-6 पॉइंट्स आर देयर। नंबर फर्स्ट इज कि लोग डिमांड कम क्यों करते हैं। तो फर्स्ट ये है, देयर मे बी डेफिशिएंसी और डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब लोगों का वैसे ही मन नहीं कर रहा है, उनकी हैबिट नहीं हो रही है, या दे आर नॉट फीलिंग द इंटेंशन टू गो टू मार्केट, नहीं खर्चना चाहते, उनकी मर्जी है। ठीक है, हैबिट मतलब अपनी रिड्यूस करना चाहते हैं, या एक्स्ट्रा वेजेंट नहीं होना चाहते, या खर्चना ही नहीं चाहते। तो इफ द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम attitude towards consumption is becoming less, तो then it may give birth to fall in aggregate demand। ठीक है, कम हो जाएगी। उसके बाद सेकंड है इंक्रीज इन टैक्सेस। इंक्रीज इन टैक्सेस का मतलब कि अगर गवर्नमेंट ही अपना टैक्स लेवल बढ़ा देती है, बजट वाले लेसन में हमने किया था ना कि गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्सेस ऑन द पीपल। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट ही अपना टैक्स बढ़ा देती है, तो पीपल हैव टू पे मोर मनी टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, तो लेस अमाउंट विल बी लेफ्ट विद देम फॉर डिस्पोजेबल इनकम। खर्चने के लिए लेस मनी विल बी लेफ्ट विद देम। तो अगेन जब लेस मनी है, अब चाहे उनका दिल कर भी रहा हो तो भी पैसे नहीं है, कम है, तो जा नहीं सकते हैं। सी एग्रीगेट डिमांड के एक सीधा सा, कोई ज़्यादा टेक्निकली समझने वाली बात नहीं, सीधी सी बात है। एक तो चीज़ होती है हमारे पास पैसे हैं पर हमारा दिल नहीं कर रहा, एक तो ये रीज़न हो सकता है। एक रीज़न है कि दिल तो कर रहा है बट पैसे नहीं है या कम है, तो दोनों ही वजह से हम जाते ही नहीं हैं। ठीक है, तो पहले वाला जो डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी है, वो लोग अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहते, अपनी उनकी इच्छा है, अपनी विश है। बट यहाँ पर जब व्हेन गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्सेस, तो नाउ देयर सफिशिएंट पार्ट ऑफ देयर इनकम गोज टू गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, एंड दे आर लेफ्ट विद लेस मनी। अब चाहते हुए वो नहीं जा सकते, जाएंगे बट दे विल बाय वेरी इसेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफ देयर लाइफ, मतलब फालतू जो थोड़ा बहुत लेना चाहते हैं वो नहीं ले सकते। तो इंक्रीज इन टैक्सेस कैन बी द अदर रीजन। देन नेक्स्ट इज डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे उसमें बताया था इंक्रीज, तो यहाँ डिक्रीज है कि अगर गवर्नमेंट प्लान्स टू स्पेंड लेस मनी ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ इट्स एक्टिविटीज़, कोई भी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे वेलफेयर की हो, चाहे कोई इन्वेस्टमेंटल हो, कोई भी हो, अगर गवर्नमेंट ही कम खर्च करना चाहती है अपने बजट में, प्रोविजंस, लेस प्रोविजंस आर बीइंग मेड फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नहीं खर्चने गवर्नमेंट ने पैसे, तो गवर्नमेंट जब मनी नहीं खर्चेगी, इसका मतलब जो जो भी सामान गवर्नमेंट ने परचेज करना था, नाउ गवर्नमेंट विल नॉट परचेज ऑल दोज कमोडिटीज। नाउ एज आई टोल्ड ऑन दैट डे, एवरीथिंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट। तो वेन एवर गवर्नमेंट नीड्स सम कमोडिटीज, किसी भी काम में आगे यूज करनी हो, तो दे ऑल्सो नीड कमोडिटीज फ्रॉम द, दे बाय कमोडिटीज फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो मार्केट में जब वो खर्च ही नहीं करेंगे, उन्होंने अपने बजट में प्रोविजन ही नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा, देयर विल बी शॉर्टफॉल या डाउनफॉल इन द एग्रीगेट डिमांड। मतलब उतना हिस्सा गवर्नमेंट ने जो खर्च करना था, अब वो कम हो गया। एक और चीज़, एक कई बार हम लोग जब बोलते हैं तो ऐसे बोल देते हैं कि जैसे यही एक रीज़न है कि गवर्नमेंट खर्च नहीं करेगी तो पता नहीं सारी डिमांड ही कम हो जाएगी, ऐसा नहीं। वेरियस रीजंस आते हैं, ऑल रीजंस, ऑल पॉइंट्स, दे वर्क एट वन और द अदर टाइम। सबको मिला के ही डिमांड कम होती है, कोई एक रीज़न के करके नहीं कि सारी डिमांड ही कम हो गई, सबका मिला जुला इफेक्ट होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब लोग जो हैं प्रोड्यूसर्स, जो इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, अब वो अपना मान लो इन्वेस्टमेंट कम करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट कम करने का मतलब नाउ दे विल बाय लेस मशीनरी, दे विल बाय लेस इक्विपमेंट, दे विल बाय लेस टूल्स, वट एवर इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। अब नाउ दे विल डिमांड लेस। ठीक है, अगर वो ऐसा करते हैं तो भी देयर विल बी रिडक्शन इन डिमांड। अब वो डिमांड क्यों अपना इन्वेस्टमेंट क्यों लेस करना चाहते हैं, तो उसके दो रीजंस हो सकते हैं। एक, quite possible there may be rise in this interest level in the market, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट हो जाती है। हमें 100 रुपये के पीछे मान लो 25 रुपीज़ 25% इंटरेस्ट कोई कहे, तो 100 का चौथा हिस्सा इन्वेस्टमेंट का हमें इंटरेस्ट ही देना पड़े तो बड़ा महंगा इन्वेस्टमेंट है। ऑन दी अदर साइड अगर कोई कहे कुछ 5% के ऊपर आप लोन ले लो तो हमें वो चीप लगेगा, तो हम ज़्यादा लोन लेंगे।
हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर हमेशा ही कम लोन लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें फिर पैसे देने भी तो होते हैं ना, लाइबिलिटी बन जाती है। तो व्हेन देयर इज राइज इन इंटरेस्ट लेवल, तो नॉर्मली इन्वेस्टर्स दे मेक लेस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उनको महंगा पड़ता है, और लेस इन्वेस्टमेंट करेंगे मतलब कम चीज़ें फिजिकल कैपिटल की, वो कम मशीनें खरीदेंगे, कम टूल्स खरीदेंगे। सेकेंड एक हो सकता है क्वाइट पॉसिबल, दूसरा क्या है, देयर मे बी फॉल इन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। फॉल इन एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब है कि अगर ये इंट्यूशन हो, जो बिजनेसमैन होते हैं, सिंस बीइंग इन दैट वर्क, एक नॉर्मली एक काम का एक्सपीरियंस हो जाता है, एक अंदर से इंट्यूशन होती है कि भाई नहीं, ये काम में अगर मनी लगाएंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर ये ऐसी वाली कोई फीलिंग हो रही है, इंट्यूशन हो रही है, बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, कि भी एक्सपेक्टेड रिटर्न कम है, आने वाले टाइम में ये काम में मनी लगाएं तो फ़ायदा नहीं होगा या कम होगा, तो भी इन्वेस्टमेंट कम की जाती है, ठीक है। दो रीज़न बताए मैंने, या तो इंटरेस्ट रेट मार्केट में ज़्यादा हो गया है, या एक्सपेक्टेड रिटर्न, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट की जो एक्सपेक्टेशन है वो लग रहा है कि वो कम होगी। तो दोनों ही, बोथ रीजंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेस इन्वेस्टमेंट। तो लेस इन्वेस्टमेंट होगी मतलब लेस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस गुड्स होगा, तो एग्रीगेट डिमांड विल बी लेस। नेक्स्ट इज राइज इन इम्पोर्ट्स। राइज इन इम्पोर्ट्स का मतलब है कि अगर कंपैरेटिवली डोमेस्टिक मार्केट में जो प्राइसेस हैं चीज़ों के, दे आर हायर, एंड इन इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज आर लेस, तो देयर विल बी राइज इन इम्पोर्ट्स, मतलब अपने कंट्री की बनी हुई चीज़ों की डिमांड कम होगी। यहाँ पर हमारा ये जो एडी का कॉन्सेप्ट है, मेनली हमारा यही है ना कि अपने कंट्री की चीज़ों की बनी हुई डिमांड के बारे में मेन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अपनी कंट्री की चीज़ों की डिमांड कब होगी, जब फॉरेन में बनी हुई चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो रही है और डोमेस्टिकली प्रोड्यूस चीज़ों की डिमांड कम हो रही है। तो उसका रीज़न क्या है, उसका एक ही रीज़न होता है कि व्हेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन अवर ओन कंट्री इज़ मोर एज कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज। तो बाहर से मंगवाना अगर सस्ता पड़ रहा है तो लोग बाहर से ही मंगवाएंगे, बजाय अपने कंट्री में ज़्यादा मनी खर्च करके, ज़्यादा स्पेंड करके बनाने के। इसका मतलब जो चीज़ें अपने यहाँ हाई प्राइस पे मिल रही हैं, अब वो नहीं ली जाती, बाहर से मंगवाई जाती हैं। मान लो आपने फ़ोन लेना है इंडिया में, यहाँ पर अपने कंट्री में हम लोग लेते हैं एक नॉर्मली 20,000 का पड़ता है, अगर किसी फॉरेन कंट्री से मंगवाएं तो मान लो हमें 15,000 का पड़ता है, 15,000 का पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी कोशिश क्या होगी कि हम फॉरेन वाला ही, इम्पोर्टेड वाला ही लें जो सस्ता पड़ रहा है, ठीक है। तो सेम थिंग इज हियर, इसका मतलब अपने कंट्री में बने हुए मोबाइल की डिमांड हम कम कर रहे हैं, दूसरे कंट्री में बने हुए मोबाइल की डिमांड कर रहे हैं, ठीक। तो हमने डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने कंट्री के रेफरेंस में बात करनी है, तो हमारे कंट्री की बनी हुई फ़ोन की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट्स आर लेस and in domestic economy prices are more, so there will be rise in imports leading to fall in our own aggregate demand. Next is fall in exports. fall in export का मतलब कि अब जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया में बनी हुई चीज़ों की डिमांड कम कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ इंडिया नहीं है, ये एग्जाम समझाने के लिए बोल रही हूँ, अदरवाइज कोई भी कंट्री हो सकता है। तो अगर हमारे यहाँ बने हुए सामान की डिमांड फॉरेन में कम हो जाती है, इसका मतलब वो फॉरेनर जो इंडिया से पहले मंगवा रहे थे और हम इंडियंस उनको एक्सपोर्ट कर रहे थे, अगर वो डिमांड कम हो जाती है, रीज़न में भी यानी नॉर्मली रीज़न यही हो सकता है कि यहाँ चीज़ों के प्राइस बढ़ जाएं और फॉरेनर्स को वो महंगा लगे, वो ना लें, ऐसे ही रीज़न है। तो अगर एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं तो भी दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस ऑफ फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। आपको याद है इसकी 4 कंपोनेंट्स किए थे ना, एक किया था नेट एक्सपोर्ट्स, एक प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एडी के कंपोनेंट, एक किया था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक किया था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, लास्ट वन था नेट एक्सपोर्ट्स। तो अगर एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं तो क्या होगा, फिर हमारी एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये दीज आर द वेरियस रीजंस, 5-6 पॉइंट्स हैं, एनी 4 ऑफ योर चॉइस यू कैन लर्न, जो भी आपको ठीक लगे इजीली वो आप कर सकते हो। अच्छा, नाउ इट्स इम्पैक्ट। इफेक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट और इफेक्ट और कंसिक्वेंसेस और रिजल्ट्स, 4 वर्ड्स हैं, प्लीज लिसन। इफेक्ट, इम्पैक्ट, कंसिक्वेंसेस, रिजल्ट्स, एनी वर्ड कैन बी देयर इन पेपर, मतलब एक ही है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, असर क्या पड़ता है। नाउ फर्स्ट इज इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। पहले एम्प्लॉयमेंट कर लेते हैं, कोई कर लो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। नाउ प्लीज लुक एट दिस डायग्राम। अब आप बताइए, अगर इतनी अंडर एम्प्लॉयमेंट है या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, तो इसका मतलब दिस मच अमाउंट ऑफ लेबर इज नॉट गेटिंग वर्क, L1 एंड L के इक्वल लेबर आर नॉट गेटिंग वर्क। तो क्या इफेक्ट पड़ा, देयर विल बी अनएम्प्लॉयमेंट, देयर विल बी लेस यूज ऑफ लेबर,
अभी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन विल अराइज ड्यू टू दिस डेफिशिएंट डिमांड, तो एम्प्लॉयमेंट कम होगी, ये लोगों के काम के ऊपर इफेक्ट आएगा। सेकेंड इफेक्ट आएगा, जब लोगों के काम के ऊपर इफेक्ट आता है तो इसका मतलब अभी आउटपुट की टर्म्स में अगर इसी बात को कहें तो ऐसे बोल सकते हैं कि OL के इक्वल आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड। चाहे हम लेबर की फॉर्म में बात करनी है तो एम्प्लॉयमेंट वर्ड यूज़ करते हैं। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयड लोग काम करके जो बनाते हैं उस वो फिजिकल फॉर्म में उसी चीज़ को हम आउटपुट कह देते हैं, उसको उसी को मनी टर्म्स में कन्वर्ट कर दे उसी बात को हम इनकम कह देते हैं, ठीक है। तो अब OL आउटपुट बनाई जा सकती थी, बट एक्चुअल में बनाई कितनी जा रही है, ओनली OL1। तो इसका मतलब अभी आउटपुट को इंक्रीज किया जा सकता है बाय एम्प्लॉइंग मोर लेबर, बट दैट इज नॉट टेकिंग प्लेस ड्यू टू दिस डेफिशिएंट डिमांड। तो इसका मतलब देयर विल बी रिडक्शन इन आउटपुट ऑल्सो, कमी हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि डिमांड नहीं हो रही है, ठीक है। बनाने वाले तो बनाना चाह रहे हैं बट डिमांड नहीं है मार्केट में, सो इस करके कमी हो जाएगी। तो दो इम्पैक्ट पड़े, एम्प्लॉयमेंट विल बी लेस, आउटपुट विल बी लेस। एंड थर्ड वन इज इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल या सिंपली इफेक्ट ऑन प्राइसेस। तो अब क्या होगा, इफेक्ट इसमें जनरली प्राइसेस विल टेंड टू फॉल। प्राइसेस क्यों टेंड टू फॉल हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर सप्लाई तो की जा सकती है बट डिमांड ही नहीं है। तो आपने कभी नोटिस किया हो, कोई शॉप्स के ऊपर, कोई बाजार में, मार्केट में कोई लोग जाते ही नहीं हैं तो क्या करते हैं, सेलर्स थोड़ा सा प्राइस कम कर देते हैं, आप ले लो, मतलब कई बार सेल लगा देते हैं, कई बार वो कोई ना कोई स्कीम कह देते हैं, बाय वन गेट वन फ्री या कुछ ऐसा, लोगों को अट्रैक्ट करने के। क्यों कर रहे हैं, कभी हम सोच के देखें तो नुकसान उठा के तो नहीं, कोई आदमी फ्री में तो नहीं देगा, या कम प्राइस अपना घाटा उठा के तो नहीं देगा कि लोगों को कम प्राइस के ऊपर दे। तो उसका सिर्फ ये होता है कि कई बार पुराना स्टॉक निकालना होता है कि पुराना निकलेगा तो ही नया बन सकता है। तो थोड़ा सा वो प्राइस को भी कम करने की एफर्ट करते हैं कि कोई तो लोग आए, कि हम प्राइस भी कम कर देते हैं, आके कोई खरीदे तो सही। तो इसका इम्पेक्ट प्राइसेस के ऊपर भी ये पड़ता है कि प्राइसेस भी दे टेंड टू फॉल। चाहे ये सारा कुछ हो जाता है, प्राइसेस टेंड टू फॉल भी करते हैं। मेन थिंग अगेन अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन द पीपल। लोग जाएं तो ही बात बनेगी, लोग डिमांड करें तो ही काम चलेगा, अदरवाइज ये सारा कुछ जिसको आम बोलते हैं मंदी का समय, डिप्रेशन का समय, ऑल दीज थिंग्स विल लीड टू डिप्रेशन, वो काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सारा होता है हमारा इम्पैक्ट ऑफ, इसमें मतलब तीनों के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, आउटपुट भी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी और प्राइसेस भी कम होंगे। और एक्सेस डिमांड वाले में ओनली प्राइसेस राइज, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट दे डू नॉट चेंज। ये दोनों का मेन डिफरेंस है, ठीक। सो विद दिस वी हैव ट्राई टू फिनिश दिस टॉपिक। नाउ उसके बाद नाउ यू प्लीज सी इन योर बुक, आगे एक दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। अगेन बेटे एक बार फिर से देख लो, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई हूँ। यहाँ पर आपने प्लीज व्हेन यू ड्रॉ दिस डायग्राम, यहाँ कोई भी पॉइंट का नाम लिख के ये गैप के बीच में प्लीज राइट डिफ्लेशनरी गैप, लिख लेना है याद से, भूल नहीं जाना, ठीक। अब नेक्स्ट है डिफरेंस। नाउ डिफरेंस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, यू क्विकली गो थ्रू दीज लाइन्स with the differences which are given in the book. अभी जो मैंने समझाया, नंबर 1 पे डेफिनेशन दे देना है, फिर नंबर 2 पे ऐसे मिडल में लाइन ड्रॉ करके एक तरफ लिखना है एक्सेस डिमांड गिव्स बर्थ टू विच गैप, इन्फ्लेशनरी गैप, और डेफिशिएंट डिमांड गिव्स बर्थ टू डिफ्लेशनरी गैप, ठीक। फिर इस केस में एक्सेस डिमांड के केस में ओनली प्राइसेस इंक्रीज, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डू नॉट चेंज। और राइट साइड पे डिफ्लेशनरी गैप वाली साइड पे all the three, prices, output and employment, all the three things they tend to fall, तीनों में कमी होती है या रिडक्शन हो जाती है। फिर है इस केस में ये रेपिटेशन ही है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है एक्सेस डिमांड में और डेफिशिएंट डिमांड में एग्रीगेट डिमांड लेस होती है। और लास्ट में करके आपने दे देना है डायग्राम, एक्सेस वाली साइड पे एक्सेस का डायग्राम, यहाँ बुक में नहीं बनाया हुआ बट यू शुड ट्राई टू गिव फॉर बेटर मार्क्स, और राइट साइड पे डिफ्लेशनरी गैप। बाकी एक दो पॉइंट उसी बात को दो दो बार लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लो, कोई पॉइंट नहीं पता लगा तो मैं बता देती हूँ। ठीक है जी, 5-6 पॉइंट्स हैं, बस एक नीचे आप लिख लो, अपनी बुक के ऊपर लिख लो डायग्राम, एक्सेस वाली साइड पे नीचे लिख लो डायग्राम, बाद में कई बार स्किप हो जाता है मन से, याद रहेगा फिर आपको। यहाँ पर एक्सेस के नीचे डायग्राम, सेम वे डेफिशिएंट के नीचे डायग्राम।
चलो, I hope all points are clear. Now coming to next and very important part. Yes, later on I will send all these pics. Ab now you see in the book it is given measures to control excess and deficient demand. Okay, कि अगर ये situations हैं economy के अंदर, तो what role can be played by the government, या can government play a role, या what can be done by the system of the economy to overcome these problems. अब आप ध्यान से बुक को छोड़ के वैसे ही समझो, बहुत आसान है, मतलब हम अपने आप भी बना सकते हैं. सी, ये सारा कुछ पढ़ के एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड हमारे दिमाग में दो चीज़ें आ रही हैं इकोनॉमी के अंदर वेरी ब्रॉडली. वैसे तो और भी बहुत कुछ होता है, बट एक मोटा मोटा सा डिफरेंस करें तो दो कैटेगरी के लोग बन जाते हैं. एक वन दे कम इन द कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स, और एक आ जाते हैं इन द कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स. यही होता है, आप सोच के देखो. एक तो बनाने वाले हैं जो बेचारे बनाते हैं, उसी को प्रोड्यूसर कह दें, इन्वेस्टर कह दें, बिजनेसमैन कह दें, फैक्ट्री ओनर कह दें, मैन्युफैक्चरर कह दें, जो मर्जी नाम दे दो, है तो वो बनाने वाला ही पर्सन है. ठीक है. दूसरी ओर हम सारे, चाहे स्टूडेंट कह दो, टीचर कह दो, फार्मर कह दो, हम सारी सोसाइटी के लोग, हम सारे बाजार जा जा के बस सामान खरीदते हैं, तो वो लोग आ जाते हैं कंज्यूमर. अच्छा, अब आप देखो, अगर तो है मार्केट के अंदर, इफ देयर इज सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, तो हु इज गोइंग टू बेनिफिट मोर, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स? अगर एक्सेस डिमांड है, प्राइसेस राइज कर रहे हैं, तो हु विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन? प्रोड्यूसर्स, बेचने वाले, उन्हीं को खुशी होगी, है ना. कोई यहाँ एक आइडियलिस्टिक कोई नहीं है, कोई दूसरे का भला सोचना है, जी बेचारी महंगाई हो गई, कोई नहीं सोचता. एज ए प्रोड्यूसर अगर हम अपने आप को उस स्पेस में रखें, तो वी विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन. बहुत अच्छी बात है, हम कहेंगे शाबाश, बहुत पैसे बढ़ने, महंगाई बढ़नी चाहिए क्योंकि हमें फ़ायदा हो रहा है. तो बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स, प्रोड्यूसर्स, दे आर वेरी हैप्पी पीपल एट दैट टाइम. तो अच्छा, उनको तो खुशी है. तो दुखी पर्सन कौन होगा? कंज्यूमर्स होंगे, जिनको इतना महंगा सामान लेना पड़ रहा है. दे विल बी वेरी सैड पीपल कि भी इतने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, महंगाई, हम आम ही बोलते हैं, बहुत रेट बढ़ रहे हैं, बहुत प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बजट ख़राब हो रहा है जी, ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो हम दुखी होते हैं एट दैट टाइम. तो इसका मतलब एक्सेस डिमांड बढ़ने से प्रोड्यूसर्स आर हैप्पी बट कंज्यूमर्स आर सैड. ऑन दी अदर साइड, प्राइसेस कम होने से, डेफिशिएंट डिमांड वाले केस में प्राइसेस कम होने से प्रोड्यूसर्स फील सैड एंड कंज्यूमर्स फील गुड. क्योंकि कम प्राइस है तो नॉर्मली हम खुश होते हैं, ठीक है सस्ते हो गई चीज़ें, ले लेते हैं नॉर्मली. तो बट प्रोड्यूसर्स को इतना बढ़िया नहीं लगता है. ठीक है, काम तो कर ही जा रहे हैं, काम तो नहीं कोई बंद करता, बट एक अंदर से इतनी खुशी नहीं होती कि प्राइसेस कम हो रहे हैं, उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है. ठीक. तो बट नाउ इन दिस केस जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इट कंप्राइजेज ऑल दीज वेराइटीज ऑफ पीपल. तो इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिव, क्योंकि मनीटरी सिस्टम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय टू एंटिटीज इन एनी कंट्री. एक होती है उस कंट्री की गवर्नमेंट और एक होता है उस कंट्री का सेंट्रल बैंक. ये दो मेन चीज़ें होती हैं जो सारे सिस्टम को कंट्रोल करती हैं. ठीक है. तो अब इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज फ्लक्चुएशंस, to help and benefit both types of categories of people, either they are producers or they are consumers. सबको एक साथ लेके चलना है, क्योंकि सभी को मिलाने से ही इकोनॉमी बनती है. किसी को हम पीछे नहीं रख सकते, सबका भला सोचते हुए ही ये सारा काम करना पड़ता है. तो इसका मतलब हो गया कि जो मेजर्स हैं, मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, दे कैन बी टेकन बाय टू एंटिटीज. वन इज बाय गवर्नमेंट, ये एक तरफ गवर्नमेंट कुछ काम करेगी, एक तरफ मनीटरी सिस्टम काम करेगा. मनीटरी सिस्टम मतलब सेंट्रल बैंक काम करेगा. ठीक है. तो जो गवर्नमेंट काम करती है, अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ इट्स प्रिपरेशन ऑफ बजट. लेसन हमने पढ़ा हुआ है गवर्नमेंट बजट, वही वाला है. तो व्हेन गवर्नमेंट takes care of all these things with the help of its budget, तो then it with the help of its budget to control these excess and deficient demand, तो उसी चीज को कह दिया जाता है गवर्नमेंट बजट. और the same is called fiscal policy of the government, और the same is called budgetary policy या budgetary measures of the government. ठीक है, चाहे पॉलिसी वर्ड यूज कर लो चाहे मेजर्स कर लो, एक ही बात है. मतलब क्या होता है? स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट. ठीक है. तो जो काम भी गवर्नमेंट बजट में अपने करती है, इस सारी चीज़ों को, एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को चेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, तो देन दोज मेजर्स आर कॉल्ड बजटरी मेजर्स और फिस्कल मेजर्स और सिंपली गवर्नमेंट बजट. एक गवर्नमेंट का साइड हो गया. नाउ सेकंड साइड,
सेकंड काम, क्योंकि कंट्री में ज़्यादा गवर्नमेंट से भी ज़्यादा सिस्टम को इकोनॉमिकली मॉनिटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक, एंड इन आर कंट्री इट इज़ आरबीआई। तो उसी के रिगार्ड से बात होगी। तो वो जो भी मेजर्स लेते हैं दे आर कॉल्ड मॉनिटरी मेजर्स और मॉनिटरी पॉलिसी, दीज आर टेकन बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक है, कई बार ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि बताइए हु टेक्स मॉनिटरी मेजर्स, तो आप लिखोगे आरबीआई या सेंट्रल बैंक। और यहाँ पर आ सकता है हु टेक्स फिजिकल मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डेफिशिएंट डिमांड, तो देन यू विल राइट गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो अब ये सारे जो मॉनिटरी मेजर्स हैं, अब आपको बहुत खुशी होगी, यू विल बी वेरी हैप्पी, ये सारा ही काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ऑल्दो आई विल रिपीट, ये सारा कुछ आपको याद है जो आरबीआई वाले फंक्शंस के बाद किया था ना, मॉनिटरी कंट्रोल मेजर्स, क्वालिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स, बैंक रेट, सीआरआर, ये सारा वही है, सेम थिंग्स आर देयर, बट आई विल एक्सप्लेन अगेन, डोंट वरी। और यहाँ पर ये भी हम लोग पहले कर चुके हैं, रिलेटेड टू टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये भी बजट वाले में कर चुके हैं। बट नाउ अगेन वी विल स्टडी ऑल दीज थिंग्स कीपिंग इन व्यू द सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। अब जो कुछ भी हमने बोलना है उसमें बार बार ये कहना है कि अगर एक्सेस डिमांड है तो क्या होगा, इफ देयर इज डेफिशिएंट डिमांड तो देन व्हाट विल हैपन। नाउ दीज all these points are to be spoken, they are to be explained in the light of this excess and deficient demand. ठीक है, अच्छा अब लेट मी सी द टाइम, अगर है तो हम 9:36 हुए हैं, चलो एक कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है, सबसे पहले लेते हैं स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। ठीक, अब सारे स्टेप्स नहीं लेने हैं बजट वाले, जो सिलेबस में ना, जो रिवाइज्ड सिलेबस आया या पहले भी था जो, उसमें ओनली दीज 2 पॉइंट्स आर टू बी कंसिडर्ड। अदरवाइज तो बजट इज़ अ वेरी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, उसमें रिसीट्स हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, कई कुछ है, वो सारा नहीं करना। वी जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ दीज 2 पॉइंट्स कीपिंग इन व्यू द सिलेबस। ठीक है, तो उसमें है, एक है गवर्नमेंट स्पेंडिंग या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग को एक्सपेंडिचर कहते हैं, एक है टैक्सेस। ठीक है जी, अच्छा अब पहले मीनिंग कर लेते हैं। व्हाट इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग? means that expenditure, money expenditure which is incurred by the government on various programs or on various policies, on various things, कुछ भी कह लो। अब वो थिंग्स कोई भी हो सकती हैं, चाहे वो कंजम्पशन की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो जो भी मनी खर्च किया जाता है बाय गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग। नंबर 2, टैक्सेस। नाउ टैक्सेस की डेफिनेशन वही है, टैक्सेस मीन्स कंपल्सरी पेमेंट to be made by the citizens of the country to the government, and in lieu of those taxes nobody can expect any special benefit from the government. ये नहीं हम कह सकते कि जी मैंने 200 रुपये टैक्स दिया है तो मुझे 200 रुपये का पर्सनल बेनिफिट मिलना चाहिए। पर्सनल कुछ नहीं होगा, नो डाउट गवर्नमेंट इसी मनी को ही खर्च करती है जो टैक्सेस से कलेक्ट हुआ है, बट दैट इज़ फॉर पब्लिक। पब्लिक में हम भी आ जाते हैं, हम सारे ही आ जाते हैं। सो नो पर्टिकुलर पर्सनल बेनिफिट कैन बी एक्सपेक्टेड as a reward of our tax payment. So whatever money is collected by the government in the form of taxes, normally that is utilized by government for public welfare, for public spending. उसी पैसे को ही खर्च करके सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं, सब काम किए जाते हैं। ठीक है, अभी मान लो अब एक एक सिचुएशन लेनी है, बुक में ना ऐसे सारा मिक्स सा करके दिया हुआ है, सो आई वांट यू नॉट टू डू दैट वे, पढ़ लेना आपने सारा समझने के लिए, बट जब आपने प्रॉपर क्वेश्चन की फॉर्म में करना है तो हमें ऐसे आएगा कि बताइए हाउ गवर्नमेंट कैन कंट्रोल एक्सेस डिमांड या हाउ गवर्नमेंट कैन कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड, तो हमें उस रेफरेंस में ही बताना है। ठीक है, बुक में ना सारा ही पैरास बना के वो सारा कुछ इकट्ठा ही दे दिया है, तो कोई घबराने की बात नहीं, आपको भी समझ आ जाएगा। नाउ लेट अस टेक सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड में क्या है, देयर इज इन्फ्लेशन, देयर इज राइज इन प्राइस लेवल एंड गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल दैट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को रोकने के लिए मतलब पीपल हैव मनी, दे वांट टू स्पेंड, दे आर स्पेंडिंग, एंड नाउ गवर्नमेंट हैज टू स्क्वीज देयर स्पेंडिंग पावर। गवर्नमेंट ने लोगों की खर्चने की एबिलिटी को रोकना है। तो अब आप सोचो क्या कर सकती है गवर्नमेंट टैक्सेस के रिलेटेड? टैक्सेस शुड बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। लोगों से पैसा निकालना है, कंट्रोल करना है उसको, टैक्सेस शुड बी इंक्रीज्ड, है ना, यही करना चाहिए ना, लोगों के पास कम पैसे छोड़ने हैं। तो सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की, तो ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट कैन या गवर्नमेंट शुड इंक्रीज, बढ़ाने चाहिए, इंक्रीज टैक्सेस, बिकॉज इफ टैक्सेस इंक्रीज तो पीपल विल बी लेफ्ट विद लेस इनकम इन देयर हैंड्स, दे विल बी इन ए पोजीशन टू स्पेंड लेस मनी।
तो मतलब लोगों को रोकना है खर्चने से। सेकंड है ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो होती है आमतौर पे लोगों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, लोगों को इनकम मिले, उनके पास मनी जाए, वो खर्चें। बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने खर्चे को रोकना है लोगों के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर, कम करना चाहिए ऑन वेरियस एक्टिविटीज़। ना लोगों को काम मिले, नेगेटिव सेंस में नहीं लेना, काम ना मिले, मतलब मनी को रोकने के लिए है ये। तो ना लोगों को गवर्नमेंट की ओर से कोई खास एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ना उनको एट द एंड ऑफ द डे उनको कोई पैसे मिलेंगे, ना उनके पास मनी पावर बढ़ेगी खर्चने के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग शुड बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड। अब इसका बिल्कुल रिवर्स, अगर वो